नमस्कार दोस्तों, आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम सब प्रैक्टिस सेट की क्लास को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए डेली हम सब आप सबके लिए सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2011 से लेकर 2024 तक, जनवरी 2024 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सन का सॉल्व कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अब साथ में साथ हम सब प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन को भी सॉल्व करा रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार है। ऐसा नहीं कि बहुत ईजी क्वेश्चन ले लें उससे हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बाल विकास के 15 क्वेश्चन शिक्षण के दोनों को कवर करेंगे, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक लेवल के होते हैं। कहने का तात्पर्य आप सीटेट में देखे होंगे 7% रिजल्ट, 10%, 14%, 20% रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब होता है कि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक लेवल के होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी हम सब क्वेश्चन कवर करेंगे, हर क्वेश्चन एक सीटेट के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधारित है। तो आइए हम सब पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है, करें सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या कहना चाहिए। अब आपको बताना है आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो जिसे पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है, जो एक वंचित समूह से आ रहा है, आप उसे किस प्रकार से शिक्षा देंगे। तो पहला ऑप्शन है सभी छात्रों में अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड है छात्र की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। थर्ड है इन छात्रों को अलग अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। लास्ट है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही होगा। सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। जितने भी छात्र हैं, बच्चों को ऐसा ना फील हो कि वह बहुत गरीब परिवार से या फिर वंचित समूह से है, ऐसा फील ना हो। सबको ये लगे कि सब एक मित्र हैं, एक मित्र की तरह पढ़ रहे हैं। इस प्रकार की भावना को पैदा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी छात्र को कमज़ोर, जो उसकी गलती है, जो उसकी कमजोरी है, सबको बता दें। तो ये दोस्तों हीनता की भावना वहाँ पे पैदा हो जाएगी। अब उन्हें अलग करके भी आप नहीं पढ़ा सकते कि दूसरे संस्कृति का बच्चा है, कमज़ोर वंचित समूह से बच्चा है तो उसे आप अलग पढ़ाएंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट ही कहना होगा कि जितने भी बच्चे हैं सबको एक समान भावना से पढ़ाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। किसकी बात करें दोस्तों, विविध आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करें बैठने की निश्चित व्यवस्था। सेकंड है लचीला पाठ्यक्रम। थर्ड है दोस्तों मानकीकृत आकलन, या फिर लास्ट है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब देखिए यह जो है मानकीकृत आकलन, यह आपका नेगेटिव पॉइंट है, मतलब यह हो नहीं सकता। और पाठ्य पुस्तक दोस्तों, जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वह बाल केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। सेकंड भी, थर्ड, फोर्थ भी ऑप्शन नहीं होगा। बैठने की निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या सिर्फ बैठने के ही तरीके से बच्चों को सिखाया जा सकता है, तो नहीं दोस्तों। पाठ्यक्रम कैसा हो, लचीला होना चाहिए, जो बच्चा पहले से जानता हो। पाठ्यक्रम आप कैसा बनाएंगे, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ के आपको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। आप अगर क्लासें देखेंगे, जैसे छोटे बच्चों की क्लासें है 1, 2, 3, 4, जो 5 तक क्लासें होती हैं, एक क्लासें एक दूसरे के क्लासें में इंक्लूड रहती हैं। आप जो बच्चा 1 में पढ़ेगा वह जाके 2 में भी उसे मिलेगा पढ़ने को। जब एक वाला चीज़ देखेगा, हम तो ये पहली क्लास में पढ़े थे, वह तुरंत समझ जाएगा यह वह चीज़ है। क्लासें इसी प्रकार से बनाना चाहिए कि जो बच्चा के पूर्व ज्ञान के अनुसार ही क्लासें बनानी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, लचीला पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। दोस्तों किसकी बात करें, सामाजिक संचार में। पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता, स्वलीनता। थर्ड है दोस्तों पठन वैकल्य। सेकंड है पठन वैकल्य। थर्ड है गुणज वैकल्य। लास्ट है दोस्तों गतिमान दिव्यांगता। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा
एक मिनट दोस्तों, इसका जो कि राइट आंसर है दोस्तों आत्म केंद्रिता, स्वलीनता जिसे कहते हैं, यही दिव्य जो कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगता सामाजिक संचार की चुनौती का कारण बनती है। कौन सा दोस्तों, उसे हम स्वलीनता कहते हैं या फिर आत्म केंद्रिता कहते हैं। अगर हम सब यहाँ पे एक शब्द आपको मिला है दोस्तों, स्वालीनता क्या होता है। स्वालीनता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे स्वालीनता का मतलब होता क्या है। जैसे स्वालीनता की जो बात होती है, स्वालीनता नाम से ही हो रहा है कि अपने में लीन। आपने कभी नोटिस किया होगा जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, अब बड़े के साथ वो नहीं अपना संवाद कर पाते हैं, वो उनसे अलग हो जाते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है अपने हम उम्र के बच्चों की तलाश करने लगता है, ऐसा नहीं वो बहुत बड़े के साथ मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कर पाता। इसी ही दोस्तों स्वालीनता कहते हैं। स्वालीनता एक विकार होता है, विकार है और बीमारी नहीं दोस्तों। विकार और बीमारी में दोनों में अंतर होता है। स्वालीनता एक विकार होता है और स्वालीनता पाया किसी में जाता है, बच्चों में पाया जाता है जो बड़ों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो अपने आप को खुद से अलग कर लेता है, यही दोस्तों स्वालीनता कहलाता है। स्वालीनता दिवस भी जैसा कि मनाया जाता है, आपको पता होगा 8 अप्रैल को हर साल स्वालीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है दोस्तों। कौन सा, एक सुविधाहीन जो बालक हैं और जो वंचित समूह हैं। तो आपको हमने वंचित समूह और सुविधाहीन बालकों के बारे में बताया। तो पहला है विविधता को महत्व, सेकंड है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, थर्ड है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा सार्थ, लास्ट है दोस्तों मानकीकृत परीक्षण। अब देखिए यहाँ पे आपको मानकीकृत फिर मिल गया है, तो आप फोर तो तुरंत काट दीजिए, मानकीकृत होएगा ही नहीं। तो करेक्ट है, विविधता को महत्व देना चाहिए, यही तो होगा दोस्तों। अगर आपकी क्लास में, जैसे आप में यूपी में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा महाराष्ट्र से आ गया, कोई बच्चा असम से आ गया, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों बच्चों को अलग से बैठा देंगे, अलग क्लास में कर देंगे? नहीं दोस्तों, उनको करना है आपको विविधता, उनकी जो संस्कृति है सभी के साथ मिला के पढ़ाना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए कि देखिए यहाँ का कल्चर ये है, अपने यहाँ का कल्चर ये है, दोनों को एक मिक्स करके पढ़ाना चाहिए। यही होता है कि ताकि उनकी जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको भी महत्व मिले और वो अच्छे से सीख पाएँ। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, कुछ कथन है पहले दोस्तों। सेकंड, इसमें जो बात करें एक संरचनात्मक कक्षा है जिसमें बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुशासित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक सहभागिता को हमको सुशासित करना है। पहला ऑप्शन कथन है बच्चों के वार्तालाप द्वारा, सेकंड है अध्यापक के संवेगों द्वारा, थर्ड है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, लास्ट है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। अब देखिए इसमें अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम है, ऐसे किसी विकल्प की तरह नहीं जाना है जिसमें बच्चों का विरोध किया जाए, बच्चे को गलत ठहराया जाए। ऑप्शन इसमें अनुशासन की बात कही जा रहा है। अनुशासन, आप बालक को मार के नहीं पढ़ा सकते हैं, अनुशासन की बात नहीं किया जाता कि आप बालक को अनुशासन के जरिए पढ़ाएंगे। तो अनुशासन आपका नेगेटिव पॉइंट है, मतलब जिस भी ऑप्शन में आपका अनुशासन होगा, ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो फोर्थ, मतलब आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही नहीं है। आप अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि किस किस ऑप्शन में आपका फोर्थ है। जिस ऑप्शन में फोर्थ हो उसे आप हटा दीजिए, वो होगा ही नहीं। जैसे ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, मतलब ये दोनों हो ही नहीं सकते कि जो राइट आंसर हो। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बच गए। अब आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से भी आप छांटने का प्रयास करिए। अगर सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं कि इस लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो अगर उसमें से एक का भी आप लैंग्वेज समझ गए तो उससे भी आप दोस्तों मतलब राइट आंसर दे सकते हैं। अब इसमें बचा क्या? बच्चों के द्वारा वार्तालाप करना ही चाहिए दोस्तों। जब बच्चों के द्वारा हम वार्तालाप करेंगे तभी तो उसकी सोच, उसकी मानसिकता को हम समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, यह भी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। संवेगों के द्वारा भी दोस्तों बच्चों का संज्ञान और सहभागिता को सुशासित किया जाता है। इसके बाद है बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों के वार्तालाप द्वारा पॉजिटिव है, तो अब एक आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, लेकिन एक ऑप्शन आपका होगा तो, लेकिन पहला ऑप्शन में थर्ड है सिर्फ, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट कौन बचा? एक ही तो बचा दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों आपके सही हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप छाटिए तो आप बहुत जल्दी से राइट आंसर छाट लेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है दोस्तों। किसकी? बच्चों की असफलता जो होती है विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा इस वाक्य का समर्थन करता है? अब देखिए, इसकी हम बात आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जो असफलता होती है, जैसे आपके विद्यालय में कोई 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके विद्यालय में 99 बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हो गया। क्या आपका शिक्षण विधि या फिर शिक्षण तरीका को सही माना जाएगा? आप सफल हुए? दोस्तों नहीं सफल हुए, क्योंकि एक बच्चा तो आपका फेल हो गया। इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि जो बच्चों की असफलता होती है उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? उसके जिम्मेदार बच्चा कभी नहीं होता, परिवार वाले कभी नहीं होते। उसके जिम्मेदार हर समय विद्यालय होता है, टीचर होता है, पढ़ाने का तरीका जो होता है वह होता है। लेकिन बच्चा कभी नहीं गलत होता कि बच्चा खुद की गलती से उसे नहीं आ रहा था इसलिए वह फेल हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। उसमें गलती किसकी है? टीचर की है। वही कह रहे हैं बच्चों की असफलता किसकी असफलता है? विद्यालय की असफलता होती है। इनमें से कौन सा कथन वाक्य का समर्थन करता है? पहला है, स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु। सेकंड है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करता है। थर्ड है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते। ये फिर लास्ट है, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो किस वजह से असफल होते हैं दोस्तों? कौन सा समर्थन करता? सेकंड इज राइट आंसर होगा इसमें। बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करता। अब देखिए, इसमें गलती किसकी निकाल रहे हैं? इसमें विद्यालय की गलती बताया जा रहा है। गलती किसकी? विद्यालय की है। और जाहिर सी बात है, बच्चा अगर असफल हो रहा है तो गलती किसकी है? विद्यालय की होती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? दोस्तों किसकी बात करें? प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, तो पहला है, उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। सेकंड है, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। थर्ड है, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। लास्ट है, उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। तो प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या उनसे आप कम उम्मीद रखेंगे? तो ऑप्शन डी होगा नहीं, एक निगेटिव पॉइंट हो गया। इसके बाद जो बात कर रहे हैं, थर्ड है, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। ऐसा भी नहीं है, प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत नहीं होती, वो प्रतिभाशाली होते हैं तो उनसे बहुत ही सरल, क्या सिर्फ प्रतिभाशाली से जो बच्चे होते हैं उनसे आसान सिर्फ सरल प्रश्न पूछेंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपिए। जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें थोड़ा सा उच्च क्रम के क्वेश्चन दीजिए और चुनौतीपूर्ण होते। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। दोस्तों किसके लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए? ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामग्री का प्रस्तुतिकरण। सेकंड है संसार और अव्यक्त। थर्ड ऑप्शन है सूचना के दृष्टिकोण। या फिर लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी के बारे में रूढ़िबद्धता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। अब देखिए इसमें किससे बचना चाहिए, तो क्या उनके दैनिक जीवन से कार्य करना चाहिए बालक को? तो जाहिर सी बात है, जब हम उनके पूर्व ज्ञान से, उनके दैनिक दिनचर्या से कोई चीज़ कराएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ऑप्शन किससे बचना चाहिए, मतलब निगेटिव पूछ रहा है, तो फर्स्ट सही है। तो लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन इसमें गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। थर्ड है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीत और गीतों को शामिल करना। लास्ट है उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? पहला ऑप्शन है ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं। सेकंड है स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारी दिनचर्या में लिप्त रखें। या फिर थर्ड है पठन वैकल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। लास्ट है वाकवादित मूल्यांकन, केवल वाकवादिता मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो नहीं दोस्तों, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, इसमें जो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन सी दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु तो यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारी दिनचर्या में लिप्त रखें। जब बच्चा खुद ही लिप्त रहता है वही तो शालीनता होता है। तो ये ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में दोस्तों बच्चे, अब बाल केंद्रित की बात करें तो बाल केंद्रित अगर हम सब बात करें तो जो बच्चा होगा सर्व कौन सा है? बच्चा ही होगा। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। सेकंड है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। थर्ड है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। लास्ट है केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। दोस्तों क्या बाल केंद्रित कक्षा में कैसे होने चाहिए? तो ऑप्शन इसमें जो कि करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसमें केवल की बात करें, केवल एक ऐसा पॉइंट है आपके जिस भी पॉइंट में विकल्प में केवल लग गया वह विकल्प आपका कभी नहीं सही हो सकता। तो ऑप्शन डी तो सही ही नहीं होगा। सेकंड पे चलते, थर्ड पे चलते हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। क्या सिर्फ बाल केंद्रित मतलब कि हम जो लिखा रहे हैं ब्लैक बोर्ड से बच्चे छाप लें, ऐसा हो? ऐसा भी नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हो, तो यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फर्स्ट में नकलची की बात करें, निष्क्रिय की बात करें, निष्क्रिय नकलची के रूप में देखें तो ऐसा नहीं होता। सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों किसकी बात करें? बाल विकास के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है विकास शरीर के केंद्र से बाहर, एक मिनट, हाँ, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है। तो विकास किस तरफ होता है? क्या केंद्र से बाहर की तरफ होता है या फिर बाहर से केंद्र की तरफ होता है? वे बताते हैं, पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। देखिए नहीं होता है, क्या विकास किससे प्रभावित होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन आपका बी नहीं सही है। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं, ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट है विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। क्या विकास को सटीक रूप से मापा जा सकता है और यह संख्यात्मक होता है? जैसे सामाजिक विकास की बात करें तो सामाजिक विकास आप जो है नंबर में नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन इसमें एक ही बचा है। विकास जो होता है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ होता है और सर से पैर की तरफ होता है। विकास की बात जहाँ पे किया जाए, बालक का विकास किस प्रकार से होता है तो आप जानते रहिए, बालक का विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है और सर से पैर की तरफ होता है। यही बालक के विकास की गति है, यही दिशा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप एग्जाम के पैटर्न क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कथन कारक से मिलेंगे, बहुविकल्प, मतलब हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कथन यह है, कारण यह है। तो आपको हर प्रकार से क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के ही पॉइंट बेस से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करिए, क्योंकि यह क्लास सिर्फ आप सबके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें हम सब आप सबके लिए सभी थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर 2011 से 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं, साथ में साथ अब हम सब आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करा रहे हैं। उसके PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 रुपये किसी भी PDF के लिए 1 रुपये चार्ज नहीं लिया जाता। कंप्लीट सीटेट के सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। तो क्वेश्चन में हम सब बढ़ते हैं। अभी कथन ये है
कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कारण तर्क आ रहे हैं, उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन हम देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर इसमें दोनों ही सही हैं दोस्तों, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खाली जगह है, करें शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि फिर खाली जगह शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। पहला ऑप्शन है लिंग जेंडर, सेकंड ऑप्शन है जेंडर लैंगिकता, थर्ड ऑप्शन है जेंडर लिंग, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों लैंगिकता जेंडर। तो क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें ये सही है। पहले में लिंग भराएगा और दूसरे में जेंडर भराएगा। लिंग शब्द का प्रयोग, अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, लिंग का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, जैविक अंतरों के लिए करते हैं, जबकि जेंडर शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों किसकी बात करें, बहुभाषी कक्षा की बात करें। बहुभाषी कक्षा कैसी कक्षा होती है, पॉजिटिव कक्षा होती है। अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं। स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में संवाद कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए, सिर्फ उन्हीं छात्रों के शामिल करें जो आप बताएं वही वो बोलें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेकंड है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। तो जाहिर सी बात है, जिस भी बालक, जैसे आपके यहाँ कोई बच्चा मराठी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो आप कोई उर्दू बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो आपको हर बालक को एक सम्मान देना चाहिए, उनकी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ हिंदी आ रही है, सभी बच्चे हिंदी ही बोलेंगे, नहीं, वह जिस भाषा में बोलना चाह रहे हैं उस भाषा में बोले, उसके लिए आप उसे प्रोत्साहित करें। ऑप्शन हम और भी देख लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है, शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को संवाद करते हैं। क्या ऐसे आपको दंडित करना चाहिए जो अलग भाषा बोलें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं, स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेश की भाषा में ही सभी का मूल्यांकन होती है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग उन्हें आसान नहीं हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षण के संदर्भ में सही है। मानकीकृत की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करता है। एक होता है अपसारी अभिसारी, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। दूसरा है, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधता पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। लास्ट है, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। वे मूल्यांकन में सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित होते हैं। मानकीकृत मतलब ये होता है ना कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। दोस्तों किसके लिए, अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं। सेकंड है, बच्चे के संप्रत्य बुद्धि का नियमित
प्रलेखीकरण, थर्ड ऑप्शन है मानकीकृत परीक्षण, लास्ट है केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो इसमें देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे आपको मिल गए हैं जो कि हम आपको बताए थे, वह आपको मिल जाए तो वह गलत ही होगा। जैसे मानकीकृत और केवल, अब केवल आपको मिल गया, आपको हमने पहले बता दिया था केवल जिसमें आएगा ऑप्शन आपका सही होगा ही नहीं, और मानकीकृत भी आपका निगेटिव पॉइंट है, दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। बचे कितने, 2 ऑप्शन। कह रहे हैं सिर्फ साल के अंत में। अब आप सिर्फ व्यापक मूल्यांकन बच्चे का नहीं कर सकते हैं, मूल्यांकन आपको सतत मूल्यांकन करना होगा। जैसे आप पूरी साल मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएं, लास्ट में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, साल का अंत का जो परीक्षाएं होती हैं सालाना एग्ज़ाम, वह ले रहे हैं, आपको पता चला बच्चा लिख नहीं पा रहा है। अब आप क्या करेंगे, उसकी समस्याएं कैसे दूर करेंगे? उसका 1 साल तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप सतत मूल्यांकन कर रहे होते, समय समय से क्लास में जो पढ़ाते हैं उसका तुरंत चेक कर लेते हैं, तो आप पता चल जाता कि इसकी समस्या क्या है बालक, आप उसे दूर कर सकते हैं। ए भी नहीं होगा, बचा क्या, बी ही बचा। बच्चे के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण करना, ऑप्शन बी करेक्ट है, मतलब डेली आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है केवल अनुवांशिकता से, सेकंड ऑप्शन है केवल पर्यावरण से, थर्ड ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, लास्ट है ना तो अनुवांशिकता न तो पर्यावरण। तो आपको पता होगा बच्चे का विकास किससे प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है, बच्चे का विकास किससे प्रभावित होता है, अनुवांशिकता, वातावरण। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में सामाजिक भी मिल जाए तब भी ऑप्शन आपका सही होगा, समाज से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? पहला ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। सेकंड है, अब देखिए किसके सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कोहलर वर्ग के सिद्धांत की बात हो रही है यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। आपको हमने थ्योरी क्लास में बताया था कोहलर वर्ग के बारे में। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना है। थर्ड ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत को स्वयं चुना जाता है। लास्ट है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदित अर्जित करना होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, इसको हम सब देखते हैं। कथन है एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। सेकंड वो जो तर्क कह रहे हैं विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चे के लिए एक समान होती है, सभी संस्कृति परिवेश में समान रहता है। क्या ऐसा होता है दोस्तों कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी की संस्कृति समान होती है, सभी की विकास भी एक समान होता है? तो ऐसा भी नहीं होता कि 2 बच्चों का विकास एक जैसा हो। तो यह गलत ऑप्शन गलत दिया गया है। लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, सही तो है ही नहीं, पहला देखना ही गलत है। बी है ए और आर दोनों सही हैं, ये भी नहीं देखना है, व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं करें तो बात की बात है। लेकिन पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तो गलत ही है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। इसमें सभी गलत हैं, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, यह विकास की किस सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? कह रहे हैं कि एक बच्ची है जो फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना सीख लेती है, छलांग मारना सीख लेती है, यह किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, सेकंड ऑप्शन है समीप दूरमुखी, थर्ड ऑप्शन है परिवर्तनीयता, या फिर लास्ट है साम्य धारणा। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे हम समीप दूरमुखी सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो जो गलत ऑप्शन है वही आपका राइट होगा। विकास आनुवंशिकता और परिवार के अंतर क्रिया का उत्पाद है, पहला ऑप्शन है। अब सेकंड जो ऑप्शन है, ऐसे जो गलत है वही आपको बताना है। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, तो यह भी सही है दोस्तों, विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। थर्ड है विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। क्या ऐसा होता है दोस्तों, विकास की गति एक ही समान होती है, एक ही दिशा में होती है और सार्वभौमिक होती है, तो गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका गलत सी है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कथन ये है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। सही, आपसे सही बात है दोस्तों। तर्क आ रहे हैं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। ऑप्शन इसमें देखते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए का। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही हो रहा है। आर सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, पहला ऑप्शन है, अमूर्त संरचनाओं से सरोकार कहने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, अब देखिए क्या आप सिर्फ अमूर्त संरचनाओं को सीखने के लिए आप सिर्फ अभ्यास कराएं, रटा डालें बच्चों को, सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। ऑप्शन ए सही ही नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराना चाहिए। तो ये ऑप्शन अभी सही लग रहा है लेकिन ऑप्शन और भी देखते हैं। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। लास्ट है, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी सही है। इसमें जो बात कर रहे थे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने का मौका मुहैया कराना चाहिए। आप उसे पार दीजिए, मौका मुहैया कराइए, तो ताकि बच्चा ऐसा कर पाए, अपने लक्ष्य पे पहुंच पाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, इनके 3 चरण थे और तीनों के दोस्तों 2-2 उपचरण थे। कहने का तात्पर्य 6 जो उपचरण थे और 3 दो दोस्तों थे, क्या थे, इनके चरण थे। पहला है आज्ञा पालन और दंड अभियान से जो पूछ रहे हैं कि दूसरे स्तर का जो तीसरी अवस्था है, तो मतलब पहली अवस्था में 2 उपचरण थे, दूसरी अवस्था में 2 थे, 4 हो गया, और तीसरी अवस्था में भी उनके 2 थे, 6 हो गया। तो दूसरी अवस्था में तो तीसरी अवस्था के चरण पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था के क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपको बताना है, आज्ञा पालन, दंड अभिन्यास। सेकंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। थर्ड ऑप्शन है कानून और आदेश पालन अभिन्यास। लास्ट ऑप्शन है सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिन्यास। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिन्यास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस चरण में यही बात किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है समायोजन। सेकंड ऑप्शन है आत्मसातीकरण। थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन। लास्ट ऑप्शन है संगठन। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन इसमें ये सही है, उसे समायोजन कहलाता है, जब हम समायोजन कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। तो पहला ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक। सेकंड ऑप्शन है स्कीमा। थर्ड ऑप्शन है अग्रिम संगठन। लास्ट ऑप्शन है संवेदी मुद्रक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, उसे हम स्कीमा कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा का
विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषता है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है। सेकंड है बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है। थर्ड ऑप्शन है गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। या फिर लास्ट है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय हो। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्रगतिशील कक्षा की यही बात होती है। अगला जो क्वेश्चन है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन है पहला शिक्षा में समानता कर सकता है, शिक्षा में साम्यता कर सकता है, या फिर सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूति। देखिए सहानुभूति की बात तो करता ही नहीं है। आप दया दिखाइए, आपको बच्चों के ऊपर दया नहीं दिखानी है। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा तो ऑप्शन बी सही है, शिक्षा में साम्यता करना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसे क्या कहेंगे। देखिए चुनौती की सामना कर रहा है, किस में कर रहा है, गणित में कर रहा है। क्या कहेंगे, स्वालीनता कहेंगे, या फिर थर्ड है गणितीय वैकल्य कहेंगे, सेकंड है गणितीय वैकल्य कहेंगे, थर्ड है आलेखी वैकल्य कहेंगे, लास्ट है पठन वैकल्य कहेंगे। इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन इसमें बी सही होगा, गणित वैकल्य, जिसे हम डिस्कैलकुलिया कहते हैं। आप डिस्कैलकुलिया याद करिएगा, गणित वैकल्य थोड़ा सा कम फोकस करिएगा। डिस्कैलकुलिया, अब देखिए इसमें कैलकुलिया की बात करें, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर करिए। कैलकुलेटर किससे संबंधित है, मैथ से संबंधित है। इसमें जो बच्चों की समस्याएं किससे होंगी, गणित से समस्याएं होंगी, मैथ से समस्याएं होंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब जो 30 क्वेश्चन आपके CDP से संबंधित थे इसकी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किए। आप यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल देखे होंगे कि जो क्वेश्चन थे एकदम आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास थी। आप ज़रूर यह क्लास देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब इसी के साथ यह क्लासेस समाप्त करते हैं। आपसे फिर हम एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।